हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, सीएफआर का पहला चैप्टर। कल वाली क्लास में हमने डिस्कशन किया था सिलेबस का ओवरव्यू कि भाई आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें कवर है। तो हमने वहां पे बात किया था कि सेक्शन ए से लेकर सेक्शन कहाँ तक, सर सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ तक हमारे सिलेबस में है। मैं एक बार वापस से दिखा देना चाहता हूँ, जिनका भी अभी तक जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है, एक बार हल्का सा मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये आपका मॉड्यूल सेक्शन ए से लेकर सेक्शन एफ टोटल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन ए में दे रखा है आपको यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो हम शुरुआत किससे करने जा रहे हैं? शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं, सेक्शन ए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि यहाँ पर हम टोटल 12 इंडेक्स पढ़ेंगे। तो आज सर हम इंडेक्स स्टार्ट कर देंगे? नहीं, आज हम इंडेक्स स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इंडेक्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ये इंडेक्स आया कहाँ से, इंडेक्स की नंबरिंग क्या है, और ये एयर्स लाई क्यों जाते हैं वगैरह, इन सब बारे में मतलब केवल और केवल बेसिक ऑफ इंडेक्स के बारे में आज पढ़ा जाएगा। इंडेक्स आज स्टार्ट नहीं होगा। ओके, तो सर ये क्लास इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स कब से कौन सी कंपनीज पे कब एप्लीकेबल है, किस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं है, ये सब का नॉलेज भी हमें होना जरूरी है। और एमसीक्यू वगैरह के अंदर या कोई भी बड़े क्वेश्चन में 4-5 नंबर का क्वेश्चन में ये बनकर आ सकता है। ओके, तो देखो जरा क्या क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1। देखो हमारा जो प्रोसेस क्या रहेगा, ये जो बुक है हमारी, उसमें मैंने कल भी कहा था चैप्टर वाइज मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपके जो कॉमर्स एजुकेटर्स का जो एप्लीकेशन पे अगर आप देख रहे हो तो मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर अगर आप लैपटॉप से देख रहे हैं तो commerceeducator.com से आपने लॉगिन कर रखा होगा। तो वहां पे क्या होगा, सेक्शन ए से लेकर सेक्शन ई तक का फोल्डर बना हुआ है। सेक्शन ए का जो फोल्डर होगा उसी के अंदर ये चैप्टर 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जितने भी इंडेक्स आएंगे वो सब वहां पर ही आपको मिलेंगे। तो वो मिलेंगे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और हम पढ़ेंगे ऐसा चैप्टर 1 2 3 4 जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी नंबरिंग अलग होगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता जाऊंगा कि भैया ये कौन से में कवर होने वाला है। तो आपके जितने भी फोल्डर्स बने हुए हैं ये आपको मिलेगा चैप्टर कहां पर, सेक्शन ए में। सेक्शन ए में चैप्टर नंबर 1 आपको मिलेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो तो सर ये बड़ा चैप्टर है क्या? नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और फिर उसके बाद है थोड़े बहुत इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। लिस्ट ऑफ इंडेक्स हमने देख रखे हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट्स इट, कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो क्या करना है सर, प्रोसेस क्या रहेगा अपना पढ़ने का? तो क्या हम सिर्फ इन नोट्स को रीडिंग करेंगे? नहीं, हम इन नोट्स को केवल रीडिंग नहीं करेंगे, नोट्स तो है ही साथ में, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर लिखेंगे भी। तो हमें क्या करना है सर, आपको भी क्या करना है, एक तो नोट्स आपके पास है, बुक आपके पास है। अच्छा, बुक के साथ साथ आपको क्या करना है, बुक के साथ साथ आपको अपना रजिस्टर साथ में रखना होगा, जहां पर आप मेरे साथ साथ लिख सकेंगे। सर आप भी लिखेंगे? बिल्कुल, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। लिखे बिना कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं हो सकता है, चाहे वो थियोरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, थ्योरी के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चा सोचता है कि मैं, आप दो तो सही, मैं पीडीएफ आप जैसे ही दोगे ना मैं उसको प्रिंट आउट करवा लूंगा आपके हैंड रिटन वाले को भी, और हम क्या कर लेंगे, हम उसको कॉपी करके पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना? ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ साथ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या क्या टॉपिक्स हमें यहां पर कवर करने हैं इस चैप्टर में? सर हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सर ये हमें लिखना है, बिल्कुल लिखना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं? सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रहेगा इसका ग्लोबल हिस्ट्री के बारे में, कि आखिर ये इंडेक्स चालू कहां से हुआ, स्टार्ट कहां से हुआ, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से इंडेक्स का।
तो ग्लोबल हिस्ट्री की बात कर लेंगे, जिसमें हम बात करेंगे IAS मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड इंड एएस की होगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या कि भाई ये इंडेक्स आखिर कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है, क्या सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल है या इसका भी कोई क्राइटेरिया है? बिल्कुल जी क्राइटेरिया है, सारी कंपनीज पर अभी भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेक्स। थर्ड नंबर पे कौन सा टॉपिक सर? थर्ड नंबर पे ये आएगा कि ये जो इंडेक्स है, इन इंडेक्स की नंबरिंग आखिर किस तरीके से की गई है। कल आप लोगों ने ओवरव्यू में देखा भी होगा कि ये अलग अलग तरीके से नंबर दिए हुए हैं, तो हम जानेंगे कि आखिर ये इंडेक्स को नंबर कैसे दिया गया है। हाउ इंडेक्स हैव बीन नंबर्ड, हाउ इंडेक्स हैव बीन नंबर्ड। फोर्थ नंबर पे रहेगा, हम जानेंगे लिस्ट ऑफ इंडेक्स, और वो कौन से इंडेक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, वो कौन से इंडेक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जो 12 इंडेक्स है वो तो है ही, उसके अलावा भी कोई इंडेक्स है क्या जो हमें पढ़ना है? तो ये सारी हम बातें यहाँ पे करेंगे। और फिफ्थ नंबर पे आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके डन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सारा कवर करेंगे हम इस चैप्टर में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 1। ओके सर डन। चलिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल हिस्ट्री की, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ग्लोबल हिस्ट्री, तो आखिर सर ये आए कहां से? ग्लोबल हिस्ट्री, हाँ जी, ग्लोबल हिस्ट्री सर यहां से पढ़े, मैं क्या रुकू, पहले लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर वहां से भी पढ़ लेंगे। तो ग्लोबल हिस्ट्री क्या है देखो सर, ग्लोबल हिस्ट्री में ना ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ देखो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग करने के लिए पहले ये समझो, अकाउंटिंग करनी होती है, बिल्कुल सर अकाउंटिंग करनी होती है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, रिपोर्टिंग भी करनी होती है, बिल्कुल सर। तो इसके लिए क्या किया गया, सबका अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग एक जैसा हो, इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो पहले क्या चलता था, इंटरनेशनली गैप चला करता था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यूएस गैप। यूएस गैप के अकॉर्डिंग हमने क्या किए, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किए। फिर क्या हुआ, फिर वहां पर लगा कि नहीं जी अब ये तो पुराने हो गए हैं, हमें क्या करना होगा, और क्योंकि समय जैसे जैसे चेंज होगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, चीजें पुरानी होती जाती है, और ऑब्वियसली नई चीजें हमें अप्लाई करनी होती है। तो वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, अब स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने का दिमाग में आया कि नहीं यूएस गैप नहीं, अब हमें कुछ और स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो फॉलो करने चाहिए। तो इसके लिए बनी क्या, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, कब, 1973 में, 1973 में। ओके, और ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी है, उसी ने क्या किए, उसी ने इश्यू किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके,
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद इनको लगने लगा कि यार इनमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ तो ठीक है, कुछ अभी अब पुराने हो चुके हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक और, अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी की जगह क्या बनाया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया। कब, 2001 में। और यहां से क्या इशू किए गए, यहां से इशू किए गए आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो सर क्या अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं चलते हैं, क्या अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो चुके हैं? नहीं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे यहां से यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब मान लो मुझे IS1 की तो चलता है, IS1 2 भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन IS3 से प्रॉब्लम थी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मान लो पुराना हो गया, तो उसकी जगह में क्या लेके आ गया, उसकी जगह में IFRS लेके आ गया, उसको डिलीट मार दिया। तो जो भी बढ़िया है आज के सिनेरियो में चल रहे हैं वो आज भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। जो पुराने हो गए थे जिनमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, तो उनकी जगह क्या लेकर आ गए, IFRS लेकर आ गए। सर IFRS की फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, ये हो गए IFRS। ठीक है सर। अब तो अब इंटरनेशनल मार्केट में क्या चलते हैं, अब चलते हैं IS भी चलता है और IFRS भी चलता है। तो सर फिर ये इंडेक्स ये कहां से है, अरे भाई ये तो इंटरनेशनल मार्केट में चलते हैं। अब इंडिया की बात करें, इंडिया को भी लगा कि हमें भी क्या करना चाहिए, क्यों ना अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एएस फॉलो कर रहे थे, एएस फॉलो करके हम क्या कर रहे थे, इंडियन मार्केट में ही कंपनीज को कंपेरेबल बना रहे थे, कंपनीज के डेटा को कंपेरेबल बनाते, भैया मेरी कंपनी का डेटा तेरी कंपनी से कंपेरिजन हो सके, मेरे कंपनी का करंट ईयर का डेटा मेरे कंपनी के प्रीवियस ईयर के डेटा से कंपेयर हो सके, इसलिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हमें लगा कि हमें भी इंटरनेशनल बनना है ना, हमको भी इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि एक काम करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे सेम नहीं है। अब हम अगर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाहर वालों को शो करना चाहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता हमारे स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारी पॉलिसीज अलग रह जाती हैं, हमारा अकाउंट बनाने का तरीका पैटर्न अलग रह जाता है। तो बाहर वाले उसको नहीं समझते, बाहर वाले कहते हैं देखो जी हमने हमारे जैसे बना रखे हैं वैसे बना के दो, तो बात करो, डील डन करो। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने भी उनके तरीके को फॉलो किया, उनके तरीके से हमने भी हमारे स्टेटमेंट बनाने तैयार किए, और इसके लिए हमको फॉलो करना था उनके स्टैंडर्ड। तो एक तो तरीका था कि भैया उनके IAS और IFRS एज इट इज अडॉप्ट कर ली जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हम भी तो उस्ताद हैं, हमें हमारा नाम चाहिए, हमें हमारा नाम चाहिए। तो हमने क्या किया भैया, हमने क्या किया, उनके IAS और IFRS को मिक्स करते हुए और इंडिया में के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस करते हुए, है ना, उसके कुछ पॉइंट्स निकाल दिए बाहर, कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए, जिनको हम आगे चल के बोलेंगे कार्व इन एंड कार्व आउट। क्या बोलेंगे, कार्व इन एंड कार्व आउट। ओके, तो कुछ चेंजेस किए गए और हम लेकर आए इंड एस। सो इंड एस क्या है, सिंपली इंड एस आर इंडियन वर्जन इंडियन वर्जन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके जी, डन है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, कौन कौन सी कंपनीज पर ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कंपनीज पर ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी। तो देखो जरा कौन कौन सी कंपनी पर सर ये एप्लीकेबल है।
क्या एक साथ अप्लाई हो गए थे? नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हुए थे। हाँ, फेज्ड मैनर में ये इंड एस हमारी कंपनीज पर अप्लाई हुए हैं। ओके, कब सर? 1 अप्रैल 2015 से अप्लाई होना चालू हुए। 1 अप्रैल 2016 में भी हुए, कुछ कंपनीज पर 1 अप्रैल 2017 से हुए, कुछ कंपनीज पर 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल हो गया, और कुछ कंपनीज पर 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल हो गया। ओके सर, किन किन कंपनीज पर कब कब एप्लीकेबल हुआ? मैं कहा देखो जरा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई 1 अप्रैल 2015 से कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल हुआ है, तो 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से मैंडेटरी नहीं किया गया, मैंडेटरी नहीं किया गया। कहा कि देखो जी, जिन कंपनीज की इच्छा हो ना वो इंडेक्स अप्लाई करें, जिन कंपनीज की इच्छा हो वो इंडेक्स अप्लाई करें। तो हम यहां लिख देते हैं क्या, कंपनीज, लेकिन उसमें भी मना कर दिया गया। किसको मना किया गया? कहा अदर देन, मैं थोड़ा सा यहां लिख के फिर इधर शिफ्ट करूंगा ना, कम पहले तुम लोग देख लो है ना आराम से। कंपनीज अदर देन कौन कौन? बैंक हुआ, एनबीएफसी हुआ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज, एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, तो इन पर कंपनीज पर बोला, कंपनीज को बोला गया कि भैया देखो जी, जो कंपनी चाहती है ना अपनी इच्छा से इंडेक्स अडॉप्ट करना वो कर सकती है, लेकिन बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज को वॉलंटरीली अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं है। बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनीज अपनी इच्छा से इंडेक्स को अभी अप्लाई नहीं करेगी। तो कंपनीज other than bank, NBFC and insurance company can voluntarily adopt end years। अपनी इच्छा से आप क्या कर सकते हैं, इंडेक्स अप्लाई कर सकते हैं। कब से? 1 अप्रैल 2015 से। फिर आया 1 अप्रैल 2016, कहा कि भैया इस दिन से किस किस को अप्लाई करना है। अच्छा, ये सब बातें ना पहले हो गई थी, एनसीए जब नोटिफिकेशन लेके आया था 2015 में, तभी ये सारी बातें बता दी गई थी, राइट। 2015 से पहले जो भी ये सारी बातें बता दी गई थी। ओके, कि कब कब कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा। ना 1 अप्रैल अगर 2016 की बात करें तो यहां से कौन कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल रहने वाला था। कहा जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, चाहे वो लिस्टेड हो, चाहे वो अनलिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनीज हुज नेटवर्थ, जिनका नेटवर्थ क्या हो, जिनका नेटवर्थ हो इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़। तो ऐसी कंपनी, चाहे लिस्टेड कंपनीज हो, चाहे अंडर लिस्टिंग हो, मतलब लिस्टिंग की प्रोसेस में हो, चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, उनका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ तो उन कंपनीज पर 1 अप्रैल 2016 से इंडेक्स मैंडेटरीली एप्लीकेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस पर तो हो गया होगा,
और इनके रिश्तेदारों को भी ले लिया गया। इनके रिश्तेदार मतलब इसका होल्डिंग कंपनी, इसका सब्सिडी कंपनी, इसका जॉइंट वेंचर कंपनी और इसका एसोसिएट कंपनी। ओके, होल्डिंग सब्सिडी समझते हो? बिल्कुल सर, होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप तब आता है जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के अंदर मोर देन हाफ क्या हो, इक्विटी इंटरेस्ट परचेज कर रखा हो, कंट्रोल ओवर द कंपनी हो। ओके, तो 50% से ज्यादा अगर स्टेक ले रखा है एक कंपनी ने दूसरी कंपनी का, तो वो जो कंपनी स्टेक ले रखा है वो होल्डिंग कंपनी, और जिसमें स्टेक ले रखा है वो सब्सिडी कंपनी कहलाएगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्स कंपनी पर इंड एस एप्लीकेबल हो गए हैं 1 अप्रैल 2016 से, तो उसकी होल्डिंग कंपनी, उसकी सब्सिडियरी कंपनी, उसका अगर कोई ज्वाइंट वेंचर साथ में पढ़ा है ना, इंटर में भी तुमने पढ़ा ज्वाइंट वेंचर, डिटेल में हम और पढ़ेंगे अभी इन सब के बारे में। पूरा चैप्टर है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जिनमें यही सब बातें करनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर। तो उसका कोई ज्वाइंट वेंचर हो या इस कंपनी का कोई एसोसिएट हो। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कब बनता है, जब एक्स कंपनी का उस पर्टिकुलर कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में क्या होगा, 20% इन्वेस्टमेंट होगा, बट मोर देन 50 तक, 50 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा होते तो सब्सिडी बन जाता है। तो क्या होगा, अगर एक्स कंपनी पर एप्लीकेबल है तो उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडी, उसकी एसोसिएट, उसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी पर भी इंड एस अप्लाई हो जाएंगे 1 अप्रैल 2016 से। अच्छा सर, एक फंसा तो सबको फंसा दिया। बिल्कुल भैया, दोस्ती में ऐसा ही होता है। अगर हाँ, कहते हैं ना, अच्छी संगत में रहो, खराब संगत में रहोगे तो सब फंसोगे। तो अगर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, उस कंपनी पर जैसे ही इंड एस एप्लीकेबल होगा, उसके होल्डिंग, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। कब से, 1 अप्रैल 2016 से। ओके सर, तो अब मन में आता है सर ऐसी कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम हुआ, उनका क्या होगा। उनके लिए हम आगे आते हैं यहां पर 1 अप्रैल 2017 से। 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017, यहां पर कौन कौन सी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हुआ, कहा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ऑल लिस्टेड कंपनीज, उन सारी कंपनीज पर चाहे नेटवर्थ कुछ भी हो, उनका नेटवर्थ क्राइटेरिया यहां पर अब हटा दिया। मतलब नेटवर्थ कुछ भी हो, नेगेटिव भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो 1 अप्रैल 2017 से उन कंपनीज पर इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल 2017 से क्या करने होंगे, इंड एस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने होंगे ना। फिर उसके बाद और क्या होगा सर, अनलिस्टेड कंपनी का क्या होगा। अनलिस्टेड कंपनी में अभी भी क्राइटेरिया है, अनलिस्टेड कंपनीज whose net worth whose net worth is equal to or more than 250 करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ या उससे ज्यादा का अगर नेटवर्थ होगा तभी उस पर इंड एस एप्लीकेबल होगा। मतलब सर अगर किसी अनलिस्टेड कंपनीज का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम का है तो उस पर अभी इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, उसका नेटवर्थ अगर 250 करोड़ से कम का है तो उस पर अभी तक इंड एस एप्लीकेबल नहीं है। ओके जी, और सर इसके रिश्तेदारों पे, हाँ इसके रिश्तेदारों पर भी अप्लाई हो जाएगा। अगर इस एक्स कंपनी पर अप्लाई हुआ तो भैया इनके जितने भी यार दोस्त है ना, उन सब पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई बात किसकी, कंपनीज की अदर देन बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, अभी भी यही बातें हो रही है, बिल्कुल अभी भी इन्हीं की बातें हो रही, कंपनीज अदर देन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और एनबीएफसी। ओके, अब बात करते हैं एनबीएफसी के लिए। अच्छा सर, एनबीएफसी का क्या सीन है, मैं कहा देखो 1 अप्रैल 2018 का जो फेज था, 1 अप्रैल 2018 से क्या किया गया, एनबीएफसी पर भी इंड एस अप्लाई की गई। कौन से एनबीएफसी, लिस्टेड और अनलिस्टेड, लिस्टेड और अनलिस्टेड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हुज नेटवर्थ
जिसका नेट वर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़। अरे वाह, ये अच्छा है सर, लिमिट सेम है 500 करोड़ या उससे ज्यादा की जो एनबीएफसीज हैं जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो उस पर 1 अप्रैल 2018 से इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, इंड एस को फॉलो करते हुए। अच्छा, ये नेटवर्थ कब का चेक करना है ये बताऊंगा। नेटवर्थ कौन सी डेट का होगा सर, 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल का तो बता रहा है, लेकिन नेटवर्थ कौन से डेट की देखनी है ये सब बातें अभी करूंगा डिटेल के अंदर। अभी तो हम लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं डिटेल में नहीं, लिख रहे हैं शॉर्ट में, पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, फिर आगे देखो। तो अभी तो अब एक ओवरव्यू लेके चलते हैं। तो 1 अप्रैल 18 से लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है। ओके सर, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसकी होल्डिंग, सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, इस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2019 से किस पर एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2019 से कौन सी कंपनीज पर एप्लीकेबल है? तो क्या लगता है कौन सी कंपनीज पर होगा सर? ऑल लिस्टेड एनबीएफसीज। अच्छा, जैसे वहां पे ऑल लिस्टेड कंपनी था, यहाँ पे ऑल लिस्टेड कंपनी था, यहाँ पे ऑल लिस्टेड एनबीएफसी आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्राइटेरिया सर यही रहेगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा? जो अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं, जो अनलिस्टेड एनबीएफसी कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, हुज नेटवर्थ, जिसका नेटवर्थ क्या हो, इक्वल टू मोर देन 250 करोड़, इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़ है, तो उन पर क्या हो जाएगा? अब इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा। नेटवर्थ कब चेक होगा, नेटवर्थ कैलकुलेशन कैसे होगा, सब बात करेंगे सर। इनके रिश्तेदारों पे बिल्कुल, होल्डिंग, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा। डन है क्या यहां तक? हाँ जी, किसी ने नहीं लिखा हो तो यहां तक पहले लिख लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, डन। ओके, हाँ आप पॉज करके ले लेना जब भी मैं बोलूं ओके डन लिख लिया, डन डन डन, दैट मीन्स आपको पॉज करना है वीडियो और फिर लिख लेना है। ओके, हाँ ये सर कैसी बातें बता रहे हो, हम फाइनल के बच्चे हैं, फाइनल के बच्चे, अकल के कच्चे थोड़े ना है। नहीं, अकल के कच्चे तो नहीं हो तुम लोग, बिल्कुल। देखो, हाँ, डम्बोज, नालायकों, ये सब मैं तुमको बोलता रहूंगा, प्यार से बोलूंगा, ठीक है ना। तो डम्बोज, नालायकों बोलूं तो ऐसा मत समझना कि भाई हाँ ना हमारे हालातों पे ये चोट मार रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये प्यार के वर्ड है। डम्बोज, है ना। तुम लोग बातें करते हो तो भी डम्बोज, तुम हमारा ध्यान इधर उधर है तब भी हम बोल देते हैं, नालायक बोल देते हैं। तो जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, बट बहुत प्यार से बोलता हूँ। देखो जरा, अब क्या करें सर, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी देखा भैया, 1 अप्रैल 15 से वॉलंटरीली एप्लीकेबल है कंपनीज पर, लेकिन उसमें बैंक, इंश्योरेंस और एनबीएफसी शामिल नहीं होंगे। फिर कहा हमने कंपनीज पर 1 अप्रैल 16 से और 17 से, अच्छा फेज 1 फेज 2 हम इसको बोलते हैं, फेज 1 फेज 2 बोला जाएगा कंपनीज के लिए, ठीक है। कंपनीज के लिए फेज 1 और फेज 2, फेज 1 फेज 2, ओके। तो 1 अप्रैल 16 से और 1 अप्रैल 17 से कंपनीज पर एप्लीकेबल हो जाएगा। अप्रैल 16 से किस पर? लिस्टेड और अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। 1 अप्रैल 17 से क्या होगा? सारी लिस्टेड कंपनीज पर हो जाएगा, और अनलिस्टेड में देखना पड़ेगा उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा का हो। फिर एनबीएफसी का फेज चला कि एनबीएफसी पे कब से एप्लीकेबल होगा, तो एनबीएफसी में क्या होगा, अगेन 2 फेज में एप्लीकेबल हुआ, फेज 1 और फेज 2। 1 अप्रैल 18 से तो लिस्टेड अनलिस्टेड जितनी भी एनबीएफसी है उनका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ तब एप्लीकेबल हुआ। और 1 अप्रैल 19 से किन पर एप्लीकेबल हुआ सर? जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसीज हैं उन पर तो एप्लीकेबल हुआ ही हुआ, और जितनी अनलिस्टेड एनबीएफसीज हैं उनका चेक करना पड़ेगा नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा का है कि नहीं है। तो सर अगर इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं किया तो या तो वो क्या करे, कंपनी है, अगर अगर वो कंपनी है अदर देन बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस, तब तो वो वॉलंटरीली अप्लाई कर सकता है अगर वो चाहे कि मैं इंडिया से अप्लाई करूं। वरना
वरना उसको क्या करना है, इंड एस अप्लाई नहीं होगा, उस पर अभी भी एएस ही अप्लाई होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई होगा। ओके डन। चलिए तो सर फिर इनका बता दो, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, इन पर क्या है, स्टिल नॉट अप्लाई, स्टिल नॉट अप्लाई टू बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज। तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज पर अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके इंश्योरेंस कंपनीज डन। सर एक और चीज मैंने सुना है, म्यूचुअल फंड पे भी एप्लीकेबल हो गया है। बिल्कुल अपने मॉड्यूल में गिवन नहीं है, बट ध्यान रखना अपने मॉड्यूल में गिवन नहीं है, बट ध्यान रखना एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम कभी आ जाए तो, एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। और ये क्या है, मॉड्यूल तो अमेंड करते रहते हैं ना, तो जब याद आएगा ये लोग कर देंगे, बुरा नहीं मानते अपन। एप्लीकेबल ऑन म्यूचुअल फंड स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। जो म्यूचुअल फंड एस्टेब्लिश होता है वो ट्रस्ट फॉर्म में होता है, तो इस पर भी 1 अप्रैल 2023 से क्या कर दिया गया है, इंड एस अप्लाई करना मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके सर। सर ये नेटवर्थ बता रहे थे आप, नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे होता है? मैं कहा देखो जरा नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे होता है। नेटवर्थ कैलकुलेट कैसे होगा? नेटवर्थ मतलब अगर आपको पता हो सर, नेटवर्थ मतलब हम लोग पढ़ गए हैं शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल आ जाता है और जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं। बिल्कुल, तो नेटवर्थ की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। नेटवर्थ में क्या क्या आता है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है जी। अब क्या होता है, कुछ चीजें माइनस भी कर दी जाती हैं, जैसे कि कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहे हो एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो ऑब्वियसली ये रिजर्व से राइट ऑफ होने हैं तो लेस कर दो। कुछ डेफर्ड एक्सपेंडिचर टाइप हो, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर दिखा रखा हो, तो कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर होगा उसको भी हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे यहाँ पे। और मतलब ऐसा खर्चा जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है, और भी कोई खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट येट रिटर्न ऑफ, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए हैं, बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, तो इनको भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। मतलब ये सिंपली रिजर्व में से लेस होने वाले आइटम्स हैं। ओके ध्यान रखना किस किस को नहीं लेना है, किस किस को इंक्लूड नहीं करना है, किस किस को नेटवर्क का पार्ट नहीं मानना है। कौन कौन? रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व को कभी भी आप नेटवर्क का पार्ट नहीं मानेंगे। सेकंड नंबर पे मान लो कभी आपने डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया और उसको वापस क्या कर रहे हैं, राइट बैक कर रहे हैं, रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भैया पास्ट ईयर में हमने ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा दिया था, अब हम वापस पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था, अब रिटर्न बैक कर देते हैं। तो नहीं जी, इसको भी आप प्रॉफिट नहीं मानेंगे, इसको भी आप नेटवर्क का पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे। नाउ अमलगमेशन रिजर्व एक नाम आता है, तो इसको भी आप कंसिडर नहीं करेंगे। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गहरा रिजर्व शामिल मत कर लेना। होगी अमलगमेशन रिजर्व्स, इसको भी शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये नेटवर्थ की कैलकुलेशन होगी। अच्छा इसको चेक करना है सर कि ये 500 करोड़ है कि नहीं, 250 करोड़ है कि नहीं, 250 बोले तो 250 करोड़ है कि नहीं है। ओके डन। फिर सर ये चेक कब करना होगा ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर हम यहाँ का क्राइटेरिया देख रहे हैं, कंपनीज का क्राइटेरिया देख रहे हैं, कंपनीज का अगर हम क्राइटेरिया देख रहे हैं तो हमें देखना होगा 31 मार्च 2014 से 14 से 31 मार्च 2014 से हमें चेक करना होगा। अच्छा 2 साल पहले से, हाँ 14 एंडिंग हो गया, 15 एंडिंग हो गया, 16 एंडिंग हो गया,
लास्ट 3 ईयर का बैलेंस शीट है ना, लास्ट 3 ईयर के बैलेंस शीट को बेस रखा गया। तो ये 1 अप्रैल 16 से चालू हुआ है फेज 1। तो आप देखना लास्ट 3 बैलेंस शीट, तो 31 मार्च 14, 31 मार्च 15, 31 मार्च 16। कभी भी अगर, कभी भी चाहे 14 चाहे 15 चाहे 16, कभी भी अगर नेटवर्थ, कभी भी अगर नेटवर्थ इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो भैया ये 1 अप्रैल 16 से एप्लीकेबल हो जाएगा। या अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो नेटवर्क कब का चेक करना है, लास्ट 3। अच्छा, इनके लिए एनबीएफसी के लिए कब से चेक करना है, 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल है ना, तो लास्ट 3 कौन सा हुआ, 18 खुद हो गया, 17 हो गया और 16 हो गया। तो 31 मार्च 16, 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। यहाँ पे देखना कहीं पर भी नेटवर्थ क्राइटेरिया, तो वहां की नेटवर्थ को देखना, और अगर फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 या 1 अप्रैल 19, जैसा भी केस होगा आप पर इंडेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके सर, डन है, बिल्कुल डन है। तो ये वैसे भी देखो ये पुरानी बात है। अब आज तो क्या देखा जाएगा, आज तो क्या है, आज तो सिंपली ये देखा जाएगा भैया जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उन सब पर क्या है, एप्लीकेबल है। वो पुरानी बातें हो गई वो सब, तो आज जिसका नेटवर्थ वगैरह चेक ही नहीं करना, लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड एनबीएफसी है, एप्लीकेबल है। ओके, अनलिस्टेड कंपनी है तो चेक कर लेना कि भैया उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या, और अनलिस्टेड एनबीएफसी है तो वहां पे भी चेक कर लेना उसका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या। सिंपल, डन। चलिए, डन है क्या, हाँ सर डन है। बैंक इंश्योरेंस कंपनी पर अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, म्यूचुअल फंड स्कीम पर एप्लीकेबल हो गया है 1 अप्रैल 2023 से। अब बात आती है कि इंडेक्स की नंबरिंग कैसे होगी, हाउ इंडेक्स हैव बीन नंबर्ड, हाउ इंडेक्स हैव बीन नंबर्ड। इन इंडेक्स की नंबरिंग कैसे हुई है, तो देखो इंडेक्स की नंबरिंग में ऐसा है, मैंने कहा था कि देखो जी जो भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या जितने भी आईएफआरएस अभी तक इश्यू किए गए हैं, नोटिफाई किए गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उन्हीं से क्या बने, उन्हीं से क्या बने हैं, इंडेक्स बने हैं। उन्हीं में ही कुछ चेंजेस करके, चेंजेस मतलब कार इन और कार आउट, कुछ चेंजेस करके हमने क्या किए गए, इंड एस बनाए। ओके, अब नंबरिंग कैसे किया गया, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनकी नंबरिंग को तो एज इट इज लिया गया, एज इट इज, उनकी नंबरिंग को तो एज इट इज लिया गया कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आपका, आईएएस भी 1 2 3 4 5 6, आईएफआरएस भी 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, मैंने कहा हम तो दोनों में इंडेक्स ले रहे हैं, अब हमारे तो मिसमैच हो जाएगा भैया, ये भी बोल रहा है 1 ये भी बोल रहा है 1, तो नंबरिंग कैसे किया जाए। तो हमने कहा जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, जैसे कि अभी जो करंटली रनिंग में है ना, इश्यू हो रखे हैं जो डिलीट नहीं हुए वापस, वो कौन कौन, जैसे मान लो 1 है, 2 है और 7 है, 8 है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने उसको कहा कि ये हमारे यहाँ पे इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 7 है, इंडेक्स 8 है। सर ये आईएस 3 4 5 6 किधर गए, हट गए, डिलीट हो गए, उनकी जगह क्या आ गए होंगे, आईएफआरएस आ गए होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट है आईएफआरएस आ गए, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं हटा दिए गए होंगे। ओके, ओके ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ है। तो आईएएस को ही रिप्लेस किया आईएफआरएस ने, और आईएएस और आईएफआरएस दोनों को यूज करते हुए हम क्या बना रहे हैं, इंडेक्स बना रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो आईएएस भी चल रहा है और आईएफआरएस भी चल रहा है। अब दोनों का मिक्स करते हुए हमने यहाँ पे क्या बना लिया, इंडेक्स बना लिया। तो सर अब आईएफआरएस की जो नंबरिंग है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसका हम क्या करेंगे। आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और 2 को तो यहाँ पे इंडेक्स 1 2 बोल दिया, अब आईएफआरएस 1 2 को क्या बोलोगे, मैं कहा आईएफआरएस 1 2 में हम क्या करेंगे, जो भी उसका नंबर है उसमें 100 ऐड कर देंगे, उसमें 100 ऐड कर देंगे और ये इंडेक्स के नंबर बन जाएंगे। मतलब आईएफआरएस 1 में क्या बन जाएगा, इंडेक्स 101, आईएफआरएस 2 क्या बन गया, सॉरी हाँ आईएफआरएस 2 क्या बन गया, इंडेक्स 102, आईएफआरएस 3 क्या बन गया, इंडेक्स 103 एंड आईएफआरएस 4 बन गया है इंडेक्स 104। ओके,
तो इस तरीके से इनका नंबरिंग किया गया है, हाउ इंडेक्स हैव बीन नंबर्ड। ओके, तो मैंने ग्लोबल हिस्ट्री देखा, मैंने एप्लीकेबिलिटी देखा, मैंने इनकी नंबरिंग देखी, लिस्ट जो होगी वो लिस्ट डायरेक्ट हम वहां पे देखेंगे, कहां पर, डायरेक्ट हमारी बुक के अंदर। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम चलते हैं हमारी बुक पर और देखते हैं कि भाई वहां पर किस तरीके से इस चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है। समरी टाइप हो गया एक तरीके से, तो मैंने आपको ये समरी लिखवा दिया। अब हम यहाँ पे डिटेल में चलते हैं। चैप्टर 1 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर established guidelines that outline established guidelines है that outline the standardized treatment of specific और generalized transaction। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरलाइज्ड ट्रांजेक्शन हो, उसका क्या करता है, हमें ये स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट बताता है। क्या बताता है, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट, कि भैया आप सभी कंपनीज को एक जैसा ट्रीटमेंट करना है इस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का। ओके, दे एनेबल स्टेक होल्डर टू कंपेयर। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं, वो सब क्या कर पाएंगे, वो सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर कर पाएंगे विद इन द सेम कंपनी ओवर द टाइम, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, और अमंग डिफरेंट एंटिटीज, एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपेयर कर पाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर द प्रेजेंटेशन Accounting standard ensure the presentation of a true and fair view of entities financial statement। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि यस, आप ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। नाउ ग्लोबल हिस्ट्री की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, ग्लोबल हिस्ट्री में एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बना था 1973 में, उसने आईएस लॉन्च किए, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आ गया 2001 में, उसने आईएफआरएस लॉन्च किए। तो देखते हैं ग्लोबल हिस्ट्री के अंदर क्या रहेगा। एट अर्लीस्ट स्टेज यूएस गैप, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में यूएस गैप चला करता था, ओरिजिनली डिजाइन बाय द यूएस, was among the most accepted set of standard globally, but with the change in time and advancement in the world economies, जैसे जैसे समय बदला, changes become the necessity of the hour and major countries came together and formed a committee बनाई, इसका नाम था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। कब बनी, 1973 में बनी, और उन्होंने क्या लॉन्च किए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च किए। फिर उसके बाद 2001 में क्या हुआ, 2001 में फर्दर इन 2001 में क्या हुआ, आईएएससी को भी मॉडिफाई कर दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी को, और बना दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या इशू किए हैं, आईएफआरएस इशू किए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, एंड रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आईएएस। तो सारे रिप्लेस नहीं किए, कुछ कुछ को रिप्लेस कर करके आईएफआरएस लाया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हो गया, वो भी चल रहा है और आईएफआरएस भी चल रहा है। नाउ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये क्या, ये तो अपन ने नोट्स में पढ़ा नहीं। अरे जरूर नहीं है, सारा सारा समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे, कुछ तो हमारी बुक में भी पढ़ेंगे ना। हैंड रिटन नोट्स मतलब समराइज फॉर्मेट में मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इन डेप्थ हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इससे एक फायदा होता है, रिवीजन भी हो जाता है। हमने हैंड रिटन से पहले हाथ से लिखा, समझा उस चीज को, अब हम यहाँ पे अपनी बुक में पढ़ेंगे तो रिवीजन भी हो जाता है, अच्छे से याद हो जाता है। अब बात आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया। तो इंडिया में क्या हुआ था, 21 अप्रैल 1977। अच्छा, ये 1973 में बनी। पीछे पीछे हमने भी क्या किया, आईसीआई ने क्या कर लिया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया। वही क्यों बनाया, ताकि हमारे यहाँ भी अकाउंटिंग जो इधर उधर फैली पड़ी है, कोई कैसे कर रहा है कोई कैसे कर रहा है, उन सबको हार्मोनाइज करने के लिए, मतलब सेम लाने के लिए, हार्मोनाइज द diverse accounting policies and practice prevalent in our country. AS were issued by the ICAI prior to the adoption of Ind AS। और इसके लिए क्या इशू किए गए, एएस इशू किए गए थे। पहले Ind AS नहीं थे, पहले केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही हुआ करते थे। They were based on गैप, और वो किस पर बेस्ड थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे जो इंडिया में चल रहे थे। जैसे बाहर यूएस गैप था, हमने उनको फॉलो किया होगा, गैप फॉलो किया, और अब उसके बेसिस पर हमने एएस बना रखे थे। इन कॉन्ट्रास्ट
इंडेस इज बेस्ड ऑन आईएफआरएस, बोला था ना, इंडेस किसका इंडियन वर्जन है, आईएफआरएस का, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंडियन वर्जन है। तो इंडेस किस पर बेस्ड है, आईएफआरएस पर बेस्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेस वाज मैंडेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो भैया फिर ये इंडेस की एप्लीकेबिलिटी के रूल्स लाए गए कि भैया अब धीरे धीरे इंडेस सब कंपनीज पर अप्लाई करना स्टार्ट करो। फॉर सर्टेन कंपनीज बेस्ड ऑन देयर साइज, नेचर एंड लिस्टिंग स्टेटस, हमने इसको समझ लिया कि भैया किस किस पर, क्या क्या, साइज नेचर, हाँ साइज नेचर मतलब अभी आपने देखा यहां पर कैसा कैसा, साइज मतलब नेटवर्थ 250 करोड़, 500 करोड़ एटसेट्रा। नेचर मतलब कंपनीज हैं, एनबीएफसी हैं, है ना, बैंक है, इंश्योरेंस है, ये सब चीजें। लिस्टेड, अनलिस्टेड, ये भी हमने देखा। तो ये अलग अलग ये 3 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर इंडेस अप्लाई किए गए। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस देखते हैं। इंडेस आर द इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस विच आर ग्लोबल स्टैंडर्ड। ओके, इंडियन वर्जन है। These are basically standards that have been harmonized with the IFRS to make reporting by Indian companies more globally accessible. ये क्या है, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने में हमको हेल्प करते हैं। हार्मोनाइज विद द आईएफआरएस, इसीलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जैसा इन्हें प्रिपेयर किया गया है। The Ministry of Corporate Affairs (MCA) in 2015 had notified the company's Indian Accounting Standard Rule 2015। किसने, MCA ने 2015 में ये रूल बनाया, कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015, which stipulated the adoption and applicability of Indus in a phased manner। Okay, phased manner में अप्लाई होगा, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई होगा, कब से, 16-17 से। कौन से अकाउंटिंग पीरियड से, 16-17, 1 अप्रैल 2016 से, क्योंकि उससे पहले 1 अप्रैल 15 से तो क्या था, वॉलंटरीली था। ओके, अब देखो ये चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं कि कंपनीज पे एप्लीकेबल है, बैंक, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के अलावा। 1 अप्रैल 15 से तो वॉलंटरी बेसिस पर, 1 अप्रैल 16 से क्या है, मैंडेटरी हो गया फॉर द फॉलोइंग कंपनीज। कौन कौन सी थी याद है, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ उस पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, प्लस उनके दोस्तों पे भी अप्लाई हो जाएगा। फिर फेज 2 आया 1 अप्रैल 17, तो उसमें क्या किया गया, लिस्टेड पर तो ऑल लिस्टेड पर, या जो लिस्टिंग की प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दैट आर नॉट कवर्ड इन फेज 1, जो फेज 1 में कवर्ड नहीं है, जितनी भी इंडियन कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज पर तो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, तो इंडियन कंपनीज पर एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड कंपनीज में अभी भी क्राइटेरिया है कि जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, प्लस इनके दोस्तों पे भी अप्लाई हो जाएगा। फिर बात आती है क्या, इन दिस रेस्पेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी नोटेड। क्या क्या, कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज, एसएमई मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जहां पर होते हैं जनरली ये होते हैं लेस देन इक्वल टू 25 करोड़, ऐसी कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, जिनका नेटवर्थ क्या हो, 25 करोड़ या उससे कम का हो। तो ऐसी कंपनी जो एसएमई एक्सचेंज पर, मेन एक्सचेंज नहीं, मेन एक्सचेंज मतलब एनएसई, बीएसई, है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक तो वो उन पर लिस्टेड, एक होता है ये छोटा हुआ एक्सचेंज जिस पर लिस्टेड हो। तो ये जो छोटा एक्सचेंज है एसएमई एक्सचेंज, अपने इंडिया में अगर बात करें तो एनएसई इमर्ज और बीएसई एसएमई, ठीक है, एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई, ये क्या है, ये एसएमई एक्सचेंजेज है ना। एक बार मैं चेक कर लें क्या हम यहाँ पर, हाँ सर, एनएसई इमर्ज बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना, एनएसई इमर्ज, इमर्ज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बिल्कुल जैसे एनएसई इमर्ज है वैसे ही बीएससी एसएमई है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं, डन। नाउ अच्छा मजे की बात, एक बार अगर इंडेस अप्लाई करना चालू हुआ, वंस द कंपनी स्टार्ट टू फॉलो इंडेस, एक बार अगर इंडेस फॉलो करना चालू हुआ
तो भैया फिर बैक आने का कोई चांस नहीं। एक बार अगर आपने हाँ कर दी, कबूल है कबूल है कबूल है, तो वापस बैक आने का कोई चांस नहीं होगा, ठीक है ना, वापस नहीं, है ना। ऐसे आज का नहीं, हाँ पुराने जमाने की बातें करो, हाँ, सब पुराने जमाने में होते हुए छोड़ो ना, हम तो ईमानदार हैं। एक बार अगर हाँ कर दिया फिर वापस बैक नहीं आएगा। मतलब एक बार अगर आपसे इंडेक्स फॉलो हो गया, चाहे आपने वॉलंटरीली अप्लाई किया होगा, वापस आपको एएस अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाद में तैयार होंगे, उन सब को आपको हर साल इंडेक्स को फॉलो करते हुए ही प्रिपेयर करना होगा। एक बार वंस द स्टार्ट ऑलवेज अप्लाई। ओके, नेक्स्ट, द कंपनीज who satisfy the above criteria in accounting year shall immediately apply the Ind AS in the subsequent accounting year with comparative। जिन पर भी जो सेटिस्फाई कर रही है above criteria in an accounting year shall immediately apply the Ind AS in the subsequent। मतलब अगर मान लो जैसे 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को हमने देखा कि भैया नेटवर्थ का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है, तो अब 1 अप्रैल 2016 से ही क्या हो जाएगा, उस कंपनी पर इंडेक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, सिंपल। ओके, फिर उसके बाद द इंडेक्स शैल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या होता है? देखो ऐसा है, जो ग्रुप कंपनीज है, जैसे मान लो ये मेरा कंपनी है एएम लिमिटेड, और एक है कॉमर्स एजुकेटर्स लिमिटेड। एएम लिमिटेड क्या है? होल्डिंग कंपनी है, और कॉमर्स एजुकेटर्स क्या है? सब्सिडियरी कंपनी है। मतलब सिंपली मैंने क्या कर रखा है, मैंने कॉमर्स एजुकेटर में मोर देन 50% क्या कर रखा है, स्टेक एक्वायर कर रखा है। कॉमर्स एजुकेटर की शेयर कैपिटल का मोर देन 50% एएम लिमिटेड ने एक्वायर कर रखा है। तो अब एएम लिमिटेड क्या करेगा, एएम लिमिटेड जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा, उसको अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तैयार करने ही होते हैं, प्लस प्लस क्या करना होता है, उसको अपनी सब्सिडियरीज, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, इनको मिलाते हुए भी क्या करने होते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैं और मेरा साम्राज्य। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इंड एस किस पर एप्लीकेबल होगा? अगर मैं एसएफएस प्रिपेयर कर रहा हूं, एप्लीकेबल है मेरी कंपनी पर, अगर इंड एस एप्लीकेबल है तो एसएफएस बनाते हुए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तब भी एप्लीकेबल होगा, मेरा खुद का एएम लिमिटेड का। और जब ग्रुप कंपनीज का मिलाकर मैं सीएफएस तैयार करूंगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तब भी मुझको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, रिमेनिंग कंपनीज को अभी इंडेक्स फॉलो नहीं करना, फिर उनको एएस अप्लाई होगा। नेटवर्थ कब से चेक करेंगे? 31 मार्च 14 और उसके बाद का। मतलब कंपनीज के केस में देखेंगे, जो कंपनीज जिन पर 1 अप्रैल 16 और 17 से बोला गया है, तो उनके लिए आप नेटवर्थ कब से चेक करना चालू कर दोगे? 31 मार्च 14 से। अभी आया क्या? अभी चेक करेंगे। 31 मार्च 14 को था क्या नेटवर्थ? 500 करोड़ से ज्यादा, बाद में वाले नहीं है, लेकिन था क्या? 14 को था ना, अब पकड़ा गया। तो 31 मार्च 14, 15, 16 कभी भी होगा, 1 अप्रैल 16 से वो एप्लीकेशन वाले रूल अप्लाई हो जाएंगे। पिछले 3, पता है ना, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के आपको बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, उनका नेटवर्थ चेक करना है। ओके, मतलब चेकिंग यहां से ही पिछले 3 साल से ही, बदमाशी का कोई चांस ही नहीं। और नेटवर्थ कम लेके आओ और इंडेक्स अप्लाई नहीं करना, इस बार नेटवर्थ कम दिखाओ, नहीं, पिछले 3 साल 14, 15 और 16। ठीक है जी, डन। फिर अब बात आता है क्या, एनबीएफसी के लिए। एनबीएफसी के लिए हमने बात किया था फेज 1 फेज 2, 2 फेज में हुआ था, अप्रैल 18, अप्रैल 19। फेज 1 में चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड, उनका नेटवर्थ चेक करना, 500 करोड़ या उससे ज्यादा है क्या, रिश्तेदारों को शामिल कर लेना। 1 अप्रैल 19 से क्या देखोगे? 1 अप्रैल 19 से क्या देखना है अपने को? सर जितनी भी लिस्टेड है या लिस्टिंग की प्रोसेस में, उन पर तो एप्लीकेबल है। जो अनलिस्टेड है उनमें क्राइटेरिया देखना होगा 250 करोड़ या उससे ज्यादा का नेटवर्थ हो। ओके, होल्डिंग, सब्सिडी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, इन सब पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इन दिस रेस्पेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एनबीएफसी कभी भी वॉलंटरी बेसिस पर इंडेक्स अप्लाई नहीं कर सकती है, बताया था ना वहां पर आपको कि भैया देखो, यहां पर वॉलंटरी केवल किसके लिए लिखा था? कंपनीज के लिए लिखा था। कंपनीज कैन वॉलंटरीली अडॉप्ट इंडेक्स, एनबीएफसी वॉलंटरीली अडॉप्ट नहीं कर पाएगी इंडेक्स को।
फिर उसके बाद नेटवर्क, इसका कब से चेक करना है, पिछले 3, इस पर एप्लीकेबल कब से, 18 से ना, तो 3 देखो, 18 एंडिंग, 17 एंडिंग और 16 एंडिंग। ओके सर, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक इंश्योरेंस कंपनीज पर अभी तक एप्लीकेबल नहीं है और वॉलंटरीली भी अप्लाई नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड पे मैं बता चुका हूं 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। नेटवर्थ की कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स आउट ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम माइनस कर देना, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, दैट इज नेटवर्थ। क्या क्या शामिल नहीं करना है वो भी हम बातें कर चुके हैं, रिवोल्यूशन रिजर्व, रिटर्न बैक ऑफ डेप्रिसिएशन, अमलगमेशन रिजर्व, ये सब बातें हम लिखकर कर चुके हैं। इंडेक्स की नंबरिंग ये भी हम देख चुके हैं, है ना, तो पूरा डिटेल में यहाँ पे वापस देखने की जरूरत नहीं। ये है लिस्ट ऑफ इंडेक्स, ये है लिस्ट ऑफ इंडेक्स जो अभी रनिंग में एप्लीकेबल है सब कंपनीज पर। इनमें से क्या सर हमको सारे पढ़ने हैं, 101 वगैरह वगैरह? सर ये 101 वाले वो है ना जो IFRS का इंडियन वर्जन है। हाँ, क्योंकि IFRS के अंदर ही तो 100 प्लस किया गया था, बिल्कुल। और ये जो 1, 2, 7, 8, 10, 12 ये जो है सर, ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी भी चल रहे हैं ना, उसका इंडियन वर्जन है। ओके, उसका इंडियन वर्जन है। क्लियर? नाम अभी हमको नहीं याद रखना है, कुछ नहीं। मैंने ये जो हाईलाइट किए वो 12 इंडेक्स हैं जिनको हमें 1 बाय 1 करके पढ़ना है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे बात करेंगे। चलिए डन। फिर आ जाएंगे क्या, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप एक बार इनके नाम जरूर पढ़ लेना। मैं एक बार रीड करवा देता हूँ। हमारे जो 12 इंडेक्स फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन ए में कवर होंगे, उसके अलावा भी जो 12 हैं वो बता रहा हूँ। इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा यहाँ पर। शेयर बेस्ड पेमेंट जहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के बदले, कोई माल खरीदा उसके बदले में शेयर इशू कर रहे हैं, दैट इज इंडेक्स 102। इंडेक्स 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, कि आपको प्रेजेंटेशन अपने क्या करना है, डेटा सेगमेंट वाइज करना है, डिपार्टमेंट वाइज जैसे होता है, तो सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करनी है कि भैया इस पर्टिकुलर सेगमेंट का इतना रेवेन्यू कॉस्ट है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का इतना रेवेन्यू कॉस्ट है, एटसेट्रा। फेयर वैल्यू मेजरमेंट, आखिर फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगा, उसके लिए पूरा इंडेक्स बना हुआ है। 113 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, जैसे मैंने आपसे फीस कलेक्ट किया तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, वन टाइम रिकॉर्ड करूं, थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करूं, ये इंडेक्स 115 में आएगा। लीज पे कोई एसेट दिया है तो इंडेक्स 116 में कवर होगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, एरर्स, इनके लिए इंडेक्स 8 बना है। मतलब हम डेप्रिसिएशन कैसे फॉलो कर रहे हैं, SLM है, WDV है, ये सब यहाँ पे बातें करता है। कोई इफेक्ट चेंज आता है तो उसका रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट आएगा, प्रोस्पेक्ट इफेक्ट आएगा, वगैरह वगैरह। आप स्टॉक को कैसे वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ये सब बातें यहाँ पर हम करेंगे। इनकम टैक्सेस इंडेक्स 12, जहां पे हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इन सब की हम बातें करेंगे। सर इंटर में भी पढ़ के आए हैं, हाँ वहां पे तुम AS पढ़ गए हो, AS 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, उसी को ही वापस पढ़ेंगे, अलग तरीके से पढ़ेंगे। इंडेक्स 12, इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सर ये भी हम AS 10 पढ़ के आए हैं, बिल्कुल पढ़ के आए हो, वापस पढ़ेंगे थोड़ा और एड ऑन करते हुए। इंडेक्स 21 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, AS 11 पढ़ के आए हैं सर, बिल्कुल पढ़ के आए हो, बट पढ़ेंगे अगेन, ये ऑलमोस्ट सेम है ना। इंडेक्स 21 बोरिंग कॉस्ट, सर AS 16 ये भी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल वापस है। इंडेक्स के अंदर वापस है और अच्छे से है, और थोड़ा सा डेप्थ में थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पे कवर किया गया है। फिर इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, इंडेक्स 38 इंटेंजिबल एसेट्स। ये 12 इंडेक्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है जो हमारे सेक्शन ए वाले पार्ट में आएंगे। इसके अलावा भी जो इंडेक्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे, जैसे कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया 103, वो 20 नंबर वाला चैप्टर। सर वो CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी 20 नंबर वाला चैप्टर, बिल्कुल इसके अंदर ये भी है। 28 भी कवर है एसोसिएट्स वाला, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 27 भी कवर है। तो काफी सारे और भी इंडेक्स हैं जो अभी यहाँ पर बता नहीं रखे, उन 12 में शामिल नहीं, लेकिन हमें पढ़ने हैं। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, तो देखो इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चैप्टर के नाम में इंक्लूडेड, चैप्टर है, अलग से इंडेक्स बोल के नहीं दे रखा, लेकिन चैप्टर्स हैं वो। बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग चैप्टर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग चैप्टर है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग चैप्टर है, तो इंडेक्स कवर है कहीं ना कहीं।
ऐसा मत सोचना कि अरे सर से 12 इंडेक्स में खत्म कर दिया, नहीं। कुछ इंडेक्स आपके इंटर में आ गए, कुछ इंडेक्स आपके अभी आ जाएंगे, कुछ चैप्टर के नाम से दे रखे हैं। इस तरीके से आपको पूरा अच्छा नॉलेज देके ही यहाँ से भेजा जाएगा। चलिए, तो आज हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन हम कल करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।